चलो भाई शुरू करते हैं। आरसी एकेडमी कोचिंग का ये करंट अफेयर्स 2025-26 के लिए ये 6वां करंट अफेयर्स है और हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, भारत के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर की कब तक लागू होने की संभावना है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो देखिए जरा इसमें आप लोग देखना कि क्या क्या है इसमें, और इसके लिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। यह रिएक्टर ईंधन उत्पन्न करता है और भारत को थोरियम आधारित तीसरे चरण की ओर ले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको लिख रहा है ऊपर कि क्या लिख रहा है, भारत के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर की कब तक चालू होने की संभावना है। तो कब तक, तो आंसर है आपका ए, 2026 तक चालू होने की इसकी क्या है संभावना है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, बाकी तमिलनाडु में है ना। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग क्या करा। अभी हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिंदी को अब तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यता दिया था। मतलब ऐसा राज्य है यहाँ पे कि जो हिंदी को जो है मतलब जहाँ पे हिंदी नहीं चलती है ना, अंग्रेजी चलती है या फिर उनकी लोकल लैंग्वेज चलती है। तो अभी देखो हम क्या कहते हैं इसमें, इसके बारे में चर्चा करते हैं जरा। यहाँ पे देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षिक वर्ष 2025-26 से मराठी, है ना, मराठी तो है ही उनकी, फिर अंग्रेजी भी है, माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक, है ना, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है उनको वहाँ पे मराठी भी चलेगी, अंग्रेजी भी चलेगी, और कक्षा 1 से 5 तक जो हिंदी को अनिवार्यता तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। और इन स्कूलों में छात्रों को मराठी अंग्रेजी और हिंदी, देखो मराठी भी, अंग्रेजी भी और हिंदी भी तीनों भाषाएं पढ़ानी होगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था हमारे पास कि हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में, तो महाराष्ट्र आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो ए आंसर हो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने अभिभावकों को स्वतंत्र रूप से अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी है। मतलब आरबीआई ने जो है किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को, है ना। तो मतलब आपको याद रखना है कि 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए, है ना, तो 10 साल से अधिक आयु वर्ग के जो है यहाँ पर नाबालिगों को जो है ये सुविधा दी गई है। और देखो जरा क्या कह रहा है इसमें, इसको भी जरा जान लो। भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबालिगों के लिए बैंक खाते खोलने का संचालित करने के नियमों को सरल किया है। अब नाबालिगों के बैंक खाते उनके अभिभावक, जिसमें माँ भी शामिल है ना, इसको ध्यान रखना, इसमें माँ भी शामिल है। तो पूछा कौन शामिल है इसमें, माँ शामिल है या पिता शामिल है, माँ और पिता दोनों शामिल है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, माँ, केवल माँ शामिल है, द्वारा खोले गए संचालित किए जा सकते हैं। और नाबालिग बचत, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते खोल सकते हैं, बल्कि चालू खाता नहीं खोल सकते, है ना, लेकिन ये चालू खाता नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष से अधिक। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है शायद आपको पता होगा, लेकिन क्या है कि इसमें खास बातें क्या है जरा ये पहले देख लेते हैं, फिर वो भी आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी विश्व पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास प्रति जागरूकता फैलाने का एक वैश्विक प्रयास है। वर्ष 2025 की थीम, देखो ये जरूर याद रखना भाई, ये पूछता है वर्ष 2025 की थीम क्या है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, है ना, हमारी शक्ति हमारा ग्रह वर्ष 2025 की थीम है, रखी गई है, जो सामूहिक प्रयासों द्वारा पृथ्वी की रक्षा पर बल देती है। और इस वर्ष मुख्य लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का 3 गुना बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए खास है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक तो मतलब विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और एक आपका हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है आपका एक थीम है या मोटो है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका 22 अप्रैल, आप देखोगे तो 22 अप्रैल जो कौन सा ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन में है 22 अप्रैल, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखना, संस्कृति का 5वां अध्याय, देखो भाई संस्कृति का 5वां अध्याय यह पुस्तक में किस भारतीय प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन किया। भाई मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप जो है कुछ भी कर लो, ये पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बारे में डिटेल में अच्छे से भी जान लेना कि क्या है इसके अंदर, किसके बारे में और क्यों इसमें लिखा गया है, और किस प्रधानमंत्री के मतलब भाषणों को इसमें संकलित किया गया है ना। तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को एक ढंग से समझ लो एक बार कि संस्कृति का 5वां अध्याय, एक पुस्तक का नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय, पुस्तक में किस भारतीय प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन, पहले तो ये कि किस प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है वो, और किसके द्वारा लिखी गई है ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो और है इसके अंदर क्या है लिखा हुआ, तो ये भी जान लो जरा। देखो जरा सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन। देखो जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वरी स्वामी अवधेश्वर नाथ गिरी ने किया है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति
परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित भाषणों का संग्रह है। ठीक है ना, किसका संग्रह है? संस्कृत, भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है ना, भाषणों का संग्रह है। इसकी प्रस्तावना राम, देखो किसने तैयार की है? राम बहादुर राय ने लिखी है ना। देखो याद रखना, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? राम बहादुर राय ने लिखी है। और संकलन किसने किया है? तो संकलन किया डॉक्टर प्रभात ओझा ने। दोनों ही चीजें पूछ सकता है, इसकी जो रूपरेखा किसने, प्रस्तावना किसने लिखी है? तो प्रस्तावना लिखी है राम बहादुर राय ने, और संकलन किसने किया है? डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रकाशन किसने किया है? तो प्रभात प्रकाशन ने किया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संकलन किसने किया? डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया। और उतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रस्तावना किसने की है? राम बहादुर राय ने की। और इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो ये किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित क्या है? नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है भाई। तो देखो जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ क्या रहा है? संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक में किस भारतीय प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित कार्य करने के लिए दिया जाता है? देखो ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है? तो देखो यहाँ पे इसको भी देख लो थोड़ा सा, पहले इसके बारे में देखना आपको। यह पुरस्कार उच्च ऊर्जा, देखो उच्च ऊर्जा भौतिकी में भारत की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है। और ब्रेक थ्रू पुरस्कार की शुरुआत 2012 में हुई थी, जिसका उद्देश्य मानवता की मूलभूत समझ में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करना है। ठीक है ना। तो ये देखो जरा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका जो है एक हिसाब से किस में दिया जाता है? विज्ञान व गणित में दिया जाता है। ठीक है ना, ब्रेक थ्रू पुरस्कार। चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आ सकता है भाई पेपर में। जरा याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वे हिमांशु जैन का स्थान लेंगे और 3 वर्षों के लिए इस पद पर रहेंगे। कितने वर्षों के लिए बनता है? 3 वर्षों के लिए बनता है भाई। ये जरूर याद रखना, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष बनता है वो 3 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है ना। और बाकी जो इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मांगी लाल जाट को किया गया है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आने वाला है ना। डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो पहले तो आपका यह ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, अमेरिका, यूएई। ठीक है ना। देखो जरा खास ये कि भारत है ना जुड़ा हुआ इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा, भारतीय वायुसेना, वायुसेना याद रखना, वायुसेना से नौसेना, थल सेना, जल सेना ये पूछ सकता है। तो वायुसेना से, भारतीय वायुसेना से 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक यूएई के अल धाफरा एयर बेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए अपना दल तैनात किया है। यह भारत की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक सैन्य साझेदारों को सहयोग को मजबूत करने का प्रयास है ना। यह अभ्यास यूएई वायुसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष होता है और यूएई के द्वारा जो है किया जाता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यूएई जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस ग्रुप के माध्यम से स्लोवाकिया है ना, स्लोवाकिया के साथ भारत का पहला रक्षा समझौता हस्ताक्षरित हुआ? देखो पहली बार जो है रक्षा समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था किसके साथ? स्लोवाकिया के साथ। तो मतलब आपको ध्यान रखना है, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे क्या पता अभी हाल ही में किस ग्रुप के साथ, किस ग्रुप के साथ? तो JCBL के ग्रुप के साथ है ना। JCBL ग्रुप के साथ जो है भारत ने जो है क्या किया, अभी हाल ही में किस ग्रुप के साथ? मध्य स्लोवाकिया के साथ भारत का पहला रक्षा समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो JCBL के साथ जो है, कुछ खास नहीं है इसमें डिटेल में, लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखना, ये पूछता है पेपर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना। बहुप्रशिक्षित, देखो NISAR उपग्रह पर मिशन किन 2 देशों के बीच अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास चीज़ है। देखो जरा, भारत ऑस्ट्रेलिया दे रहा, भारत रूस दे रहा, भारत न्यूजीलैंड दे रहा, और क्या दे रहा है यहाँ पे? भारत अमेरिका। देखो जरा यहाँ पे देखना, मतलब नाम क्या लिखा था उसने, देखो INSAR। अब देखो यहाँ पे देखना इसका मतलब क्या है, और यहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा। देखो NISAR क्या है? नासा। क्या है यहाँ पे? ये देखो मतलब क्या है? नासा और इसरो, नासा और इसरो से बना हुआ है ये। ठीक है ना, नासा और इसरो से बना हुआ है। मिशन भारत की इसरो और अमेरिका के नासा के बीच है ना, के बीच पहला बड़ा पृथ्वी विज्ञान सहयोग है, जिसे जून 2025 में GSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है भाई,
आने वाले टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर हो रही प्राकृतिक क्रियाओं और उच्च सटीकता निगरानी करना है, और यह मिशन जलवायु परिवर्तन, वनों में बदलाव, हिमखंडों के पिघलने, भूखंड, ज्वालामुखी और भूमि और प्रकृति और पारिस्थितिक तंत्र को हो रहे परिवर्तन में नजर रखेगा, ठीक है ना। तो ये खास है बिल्कुल एकदम। और क्या कहते हैं किन देशों के बीच है, तो भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के। देखो जरा क्वेश्चन क्या था, आप देखो एक बार जरा फिर से आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। बहु प्रशिक्षित NISAR उपग्रह मिशन किन दो देशों के बीच है ना, तो किन दो देशों के बीच है, तो भारत और अमेरिका, डी इसका सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अभी हाल ही में अभी हाल ही में देश के किस राज्य ने, देखो ऑनलाइन, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की है, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की है। तो ये क्वेश्चन जो पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ और बहुत खास है, मैंने बता दिया एग्जाम में आएगा ये। तो क्या कह रहा है, केरल है ना, केरल है, केरल देश का पहला राज्य बन गया, पहला राज्य केरल देश का, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसने ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की है ना, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की है, ऑनलाइन सेवाएं अदालत की शुरू की है। यह पहल जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों और डिजिटल माध्यम से सुलझने में मदद करेगी। स्थायी लोक अदालतों के सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों से लैस होती है और इनके निर्णय अंतिम बाध्यकारी होते हैं, और उनका अधिकार क्षेत्र 1 करोड़ रुपए तक मामलों तक सीमित होता है, मतलब 1 करोड़ तक के मामले निपटाएगा ये, ठीक है ना। बाकी किसका है ये, केरल का, और केरल पहला राज्य बन गया भारत का जिसने मतलब क्या है कि ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू की है, ठीक है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कितनी भारतीय दस्तावेजी विरासतें अंकित की गई है भाई, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कितनी भारतीय दस्तावेजी विरासतें अंकित की गई है। पहले तो ये है कि 11, 15, 14 और 21, 2 इसी बार हुई है। और तब देखो जरा क्या हुआ यहाँ पे, देखो कौन कौन सी 2 इस बार हुई है, तो ये पूछेगा श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र ये 2 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, जिससे इसमें शामिल भारतीय अभिलेखों की संख्या अब 14 हो गई है। पहले कितनी थी, पहले 12 थी और अब कितनी हो गई है, 14 हो गई है। और यह फैसला 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में हुई यूनेस्को की बैठक में लिया गया। और भगवत गीता महाभारत का धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जबकि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित एक प्राचीन नाट्य संगीत शास्त्र है। पूछेगा कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, तो भरत मुनि ने की है। ये प्रश्न तो जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो करंट अफेयर्स के आड़ में ट्रेडिशनल के जीके इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलता है अगले बृहस्पतिवार को अगर करंट अफेयर्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, ठीक है।